डियर टाटा, महिंद्रा, एमजी मोटर्स और भी इंडियन मार्केट में बिकने वाले सारे ही ईवी ब्रांड्स, प्लीज लिसन टू अस केयरफुली। कृपया आप हमें इस तरह से निराश मत करिए। यार 40% बैटरी में सिर्फ 70 किलोमीटर की रेंज 30 लाख रुपए देने के बाद हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल। अब इनका एग्जांपल देखो आप, इन्होंने 2 लाख किलोमीटर चला दी गाड़ी को। जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स इन्होंने भी फेस किए होंगे, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने अपने पैसे वसूल लिए हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में। यार मैंने पर्सनली ना बहुत सारे ईवीज के साथ बहुत ज्यादा अच्छा खासा समय बिताया है, और हमारे फैमिली में भी इनफैक्ट एक ईवी है और उसमें भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। आगे चल करके ईवीज एक मेजर शेयर बनने वाली है इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट का। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज आने वाली हैं भाई। देखो सच्चाई ये है कि ईवीज खराब नहीं है, सिर्फ उनका ही फॉल्ट नहीं है। मैं पूरी रियल स्टोरी आपको बताता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अर्पित, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आपसे चर्चा करनी थी, इसलिए बहुत सारे आंकड़ों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हम बात करेंगे भाई कि कैसे फिलहाल इंडियन मार्केट में ना जो मेजर ईवी प्लेयर्स हैं वो भी आफ्टर सेल सर्विस को किस तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग एग्जांपल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जब बड़े इन्फ्लुएंसर लोगों के साथ में इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो एक आम ग्राहक के साथ में किस तरह की बर्ताव ब्रांड्स कर रही होंगी, वो तो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो कभी किसी के सामने भी नहीं आते होंगे। तो इन सब पे चर्चा करेंगे यार, और फ्यूचर ऑफ ईवीज इन द इंडियन मार्केट क्या रहने वाला है और क्या नहीं। और इसके साथ साथ ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारे ईवीज को चलाने के बाद, और फैमिली में खुद एक इलेक्ट्रिक कार लगभग जो कि 25,000 किलोमीटर चलने वाली है अब, उसके बेसिस पे मेरा जो भी एक्सपीरियंस है नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक रीसेंट ट्रेंडिंग एग्जाम्पल के साथ में। वेनम्स टेक नाम के क्रिएटर हैं, उन्होंने महिंद्रा की XEV9e कार खरीदी। बहुत सारे पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए, इंडियन ऑटोमोटिव ब्रांड पे भरोसा दिखाया, और यहाँ पे रिजल्ट में हुआ क्या उनके साथ, बहुत ज़्यादा परेशान है भाई वो बंदा। उन्होंने मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस निकाली हैं अपने चैनल पे, और जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई। अब मैं एक्चुअली आपको पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। हुआ ये कि वो कहीं ड्राइव पे जा रहे थे, उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया, जो कि भाई इनएविटेबल होता है, वो हमारे कंट्रोल में चीज़ें कई बार नहीं रहती हैं। तो चलो एक्सीडेंट होते रहते हैं ऐसे। तो अगर हुआ तो उसके बाद आफ्टर सेल्स बढ़िया मिलनी चाहिए ना। उसके बाद उनके साथ जो कहानी शुरू हुई, पहले तो RSA जल्दी से नहीं आया, फिर उसके बाद जैसे तैसे गाड़ी सर्विस पे गई तो गाड़ी बिल्कुल ही डैमेज थी, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें एकदम ख़राब हो चुकी थी। भाई आप इमेजिन कर सकते हो खाई से गाड़ी नीचे जाएगी तो क्या होगा। उसके बाद वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इनिशियल भी सर्विस सेंटर का कोटेशन था कि भाई इसका जो रिपेयर कॉस्ट आएगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई आने वाला है, यानी ये गाड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी टोटल लॉस के लिए, और उनको या तो वो वैल्यू मिलेगी या फिर वो नई गाड़ी जो भी हो, मतलब सॉल्यूशन टोटल लॉस के लिए वो गाड़ी क्वालिफाई करनी चाहिए थी। लेकिन होता ये है कि कुछ दिनों के बाद उनके पास फ़ोन आते हैं, उनके पास डिटेल्स आती हैं कि भाई ये गाड़ी हम आपको रिपेयर करके देंगे, टोटल लॉस में गाड़ी नहीं जाएगी। अब भाई बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद जैसे तैसे भाई ने रिपेयर करवा के भरोसा दिखाया उन्होंने आफ्टर सेल्स पे भी कि चलो भाई आप रिपेयर करके ही दे दो, कोई बात नहीं। तो रिपेयर करके गाड़ी उनके पास आई, उसके बाद भी बंदा खुश नहीं है, उसमें दिक्कतें आई जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स हो रहे हैं, मैकेनिकली भी गाड़ी परफॉर्म नहीं कर रही अच्छे से। भाई 40% बैटरी में 70 किलोमीटर का रेंज मिला है एक बार तो उनको। हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल। तो ये सब चीजें देख करके ना मन बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है कि भाई एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बंदा है वो, उसके बाद भी ऑफिशियल्स की भी उन्होंने कुछ बातें कही कि भाई मेरे से रूडली बिहेव किया, कई जगह पे मुझे अच्छे से बात तक नहीं कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि यही सॉल्यूशन है, आपने जो करना है कर लो, हम तो यही ऑफर कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट वे। आप एक इतने बड़े ब्रांड हैं, ग्लोबल प्लेयर्स के साथ इंडियन मार्केट में फिलहाल आप compete कर रहे हैं, और इस तरह की आफ्टर सेल्स अगर आप ऑफर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग रन में ये जाकर के अच्छा होने वाला है किसी के लिए भी। और यार सिर्फ महिंद्रा की बात मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे ना इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। MG विंडसर की एक मैंने देख रहा था वीडियो, वहाँ पे ओनर की वीडियो थी, वो बता रहे हैं कि गाड़ी जब से आई है उसके कुछ टाइम बाद ही वो चार्जिंग ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
वो लेकर के जा रहे हैं मल्टीपल पब्लिक चार्जर्स पे या फिर होम चार्जर्स पे, कहीं पे भी उनकी गाड़ी चार्ज होने से मना कर दे रही है, चार्जर एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। इसके अलावा अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा था कि MG विंसर का एक फायर इंसिडेंट हुआ था गाजियाबाद में। हालांकि वहां पे अभी जांच चल रही है कि ये इलेक्ट्रिक सॉकेट की वजह से फायर क्रिएट हुई है या फिर गाड़ी की वजह से हुई है, तो इस पर अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव केसेस आप MG की भी तमाम गाड़ियों के साथ में देख सकते हैं। और भाई कोई भी ब्रांड यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। टाटा की भी मल्टीपल EVs ना आप देखोगे तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे गाड़ियों में दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं। और उससे बड़ी यहाँ पे दुख की बात यह है ना कि सर्विस सेंटर उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। अगर रिजोल्यूशन मिल भी रहा है तो कुछ टाइम बाद सेम प्रॉब्लम, फिर वही लूप, वो सर्विस सेंटर घूमते रह जा रहे हैं ऑनर्स। ये चीज़ यार बहुत ज़्यादा ही निराश करने वाली है। बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ लगभग सारे ही ब्रांड्स के आफ्टर सेल सपोर्ट के साथ में। अब यार देखो, ऐसा नहीं है ना कि हर एक ओनर परेशान है। यहाँ पे ना कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं जो कि हमें उम्मीदें जगाता है, जो कि होप देता है थोड़ा कि फ्यूचर बेटर होगा। यहाँ पे एक टाटा कर्व EV के ऑनर ने 2 लाख किलोमीटर चला दी है गाड़ी। आप इमेजिन करो, 2 लाख किलोमीटर। कर्व EV को लॉन्च हुए भी अभी बहुत टाइम नहीं हुआ। तो इस तरह के भी एग्जांपल्स हैं। मतलब उनकी गाड़ी आई एम होपिंग अच्छी चल रही होगी, तभी इतने किलोमीटर्स तक वो लगातार चला चुके हैं और अभी चलाते ही जा रहे हैं वो। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने अपना बहुत सारा एक मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को वसूल कर लिया है। क्योंकि EVs का सिंपल फंडा ही यही होता है कि आप घर पे चार्ज करो और अधिक से अधिक ड्राइव करो। अब एक आपको पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे फैमिली में ही मेरे भाई के पास में MG की कॉमेट EV है। उन्होंने लगभग 1 साल कुछ महीने के अंतराल में ही 25,000 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ सिटी में चला दी है। MG कॉमेट अगर आप जानते होंगे तो स्ट्रिक्टली एक सिटी कार है, कॉम्पैक्ट सी क्यूट सी गाड़ी है और बहुत पसंद करते हैं वो इस गाड़ी को। और मेरा भी इनिशियल थोड़ा मैं डाउटफुल था, लेकिन कुछ टाइम तक जब हमारे घर में वो गाड़ी रही और मैंने भी एक्सपीरियंस किया उसको अच्छे से, तो मुझे लगा कि हाँ यार, दिस कंप्लीटली मेक्स सेंस एज अ सेकेंडरी सिटी कार। और वो उस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर उस गाड़ी में भी ना प्रॉब्लम्स आए हैं। कई बार उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है तो सर्विस सेंटर जाती है वो, या फिर कई बार अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो इस तरह के मल्टीपल छोटे छोटे इश्यूज जो कि अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा होता आया है। और EVs कंपेयर टू ICE अभी बहुत ही नया यहाँ पे फॉर्मूला है, बहुत ही नई चीज़ है। तो ठीक है, थोड़ा इनिशियल फेज है, छोटे मोटे इश्यूज होंगे उसमें, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके वजह से आफ्टर सेल सपोर्ट पे काम ना करें। आफ्टर सेल सपोर्ट हैज़ टू बी रियली रियली गुड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी ब्रांड के किसी भी कार में, तो वो अगर सर्विस सेंटर जा रहा है तो वहाँ पे जो भी सर्विसमैन हैं वो इस तरह की उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहाँ पे इस तरह के इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो कि तुरंतली उस प्रॉब्लम के कोर कॉज का डायग्नोसिस करें और उसका सॉल्यूशन दें। और ट्रांसपेरेंसी भी उसी तरह से मेंटेन की जाए कार के ओनर के साथ में। किसी की 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार हो या फिर 1 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक कार हो, उसके लिए सेंटिमेंटल वैल्यू, उसके लिए उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है वो बहुत ही बड़ी रकम होती है। तो ब्रांड्स को इस चीज पे बहुत ही सीरियसली काम करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं भाई कि फ्यूचर क्या रहने वाला है। क्या EVs कामयाब रहेंगी फ्यूचर में या फिर ये गायब होने वाली चीज है कुछ टाइम के बाद? देखो यार, गायब तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देखो प्रैक्टिकली ना, यहाँ पे ओनर्स का बहुत बड़ा फायदा है। रनिंग कॉस्ट इज मच लोअर, लगभग 10 गुना कम तक रनिंग कॉस्ट है अगर आप घर पे चार्ज करके ड्राइव करते हो EVs को। तो एग्जांपल मैं अपने भाई का देता हूँ। उनकी पेट्रोल कार से वो लगभग 8 से 10 रुपए पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आ रही थी और अभी 70 से 80 पैसे पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट में वो अपनी MG कॉमेट EV से चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना सस्ता है ये। हाँ, इसका फॉर्मूला ये है कि आप घर पे चार्ज करो, बाहर DC चार्जर से चार्ज करोगे तो फिर वो आपको महंगा पड़ने वाला है। तो एक चीज क्लियर है, EVs बुरी नहीं है, कहीं भी नहीं जा रही हैं वो। बुरा अगर कुछ है ना तो वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें चार्जिंग नेटवर्क्स वगैरह आ गए। और दूसरे हाफ इसका जो बुरा है वो रहने वाला है भाई ब्रांड्स का आफ्टर सेल सपोर्ट। मैं सिर्फ एक किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल ब्रांड्स हैं यहाँ पे। स्पेशली अगर आप 2 व्हीलर्स में भी आओगे ना तो आप देख लो भाई, ओला का बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है यहाँ पे। उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप ओला का सर्विस सेंटर विजिट करो, कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी व्हीकल जंकयार्ड में आ गए हो क्या। बहुत सारे ऐसे विजुअल्स, बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हमें आए दिन देखने को मिलती रह रही हैं ओला के बारे में। तो यार ये चीज़
बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर के ओला हो या फिर महिंद्रा हो या टाटा हो या एमजी हो या फिर कोई अन्य ब्रांड हो, इनको इस पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यार यहाँ पे ईवीज़ ना देखो सेंस बनाती हैं। इनका हाई अपफ्रंट कॉस्ट अगर ना हो ना, हर कोई ईवीज़ लेने लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं ना, अब पेट्रोल कार में और वही सेम अगर इलेक्ट्रिक कार आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्राइस का, इनिशियल प्राइस का, एक्विजिशन कॉस्ट का। ये गैप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चीपर होगी वैसे वैसे कम होता चला जाएगा और एक टाइम के बाद से ना लोग आईसी के बजाय ईवीज़ ही लेंगे उस टाइम पे, जब कि इसका एक्विजिशन कॉस्ट थोड़ा और कम हो जाएगा और इंफ्रा और आफ्टर सेल सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो जाएगा। वो टाइम आने में हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल भी लग जाए, लेकिन ईवीज़ का एक मेजॉरिटी इंडियन मार्केट में शेयर बनने वाला है, ये बात तो तय है। क्योंकि भाई सिलिकॉन कार्बन बैटरीज आपने भी जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी फिलहाल जो ट्रेंड में है लिथियम आयन बैटरीज वगैरह, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं हर एक आपके स्मार्टफोन में भी, आपके इलेक्ट्रिक कार्स या स्कूटर्स में भी। लेकिन अब ना सिलिकॉन कार्बन बैटरीज आ रही हैं, नई केमिस्ट्री है ये, और ये बैटरीज ना 30 to 40% ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं सेम वॉल्यूम में ही। यानी इतनी बड़ी अगर लिथियम आयन बैटरी 100 किलोमीटर जा रही है तो उतनी ही बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरी 140 किलोमीटर तक जा सकती है। इसके साथ ही साथ इनका जो चार्जिंग स्पीड है ना, अनइमेजिनेबली फास्ट है भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट है। यानी 15-20 मिनट में आप फुल चार्ज करके और आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। सिलिकॉन कार्बन बैटरी वाले कई फोन्स ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं और मर्सिडीज काफ़ी टाइम से टेस्टिंग कर रहे हैं। होपफुली जल्दी हमें कार्स में भी ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल यार मैं बताऊं तो मैं देखो ऑप्टिमिस्ट आदमी हूं, ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हूं और मैं पूरी तरह से होपफुल हूं। हमारे मार्केट में अवेलेबल सारे ही ब्रांड्स बहुत ही सीरियसली इन चीज़ों को ले रहे होंगे और बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लेकर के ही सही, लेकिन इन सारे ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। आपका क्या ओपिनियन है इन पूरे ही ईवीज़ वाले सिनेरियो पे? क्या आप कोई ईवी चला रहे हो या नियर फ्यूचर में कभी आप ईवी लेने की सोच रहे हो, या फिर आप बिल्कुल ही ईवीज़ के खिलाफ हो? जो भी आपका ओपिनियन हो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। थैंक यू।